हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ सामान्य ज्ञान के 500 प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी। तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर अगर फ्रेंड्स आपको पहले से पता है तो आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जो है अपना अपना जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो सबसे पहला देखिए आप सभी के सामने है सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है केंद्र की नई शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला देश राज्य कौन सा बना है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो व्यवस्था लागू हुई है इसको लागू करने वाला जो पहला देश बना है वो कौन सा देश बना है। आप सभी को याद होगा जब मैं आपको क्या नाम है बीपीएससी के 3.3 की जो तैयारी करा रही थी उस टाइम में मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराए थे। अगर आप लोगों ने उस टाइम की क्लास जो अटेंड की होगी तो आप सभी को पता होगी। अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की है फिर भी कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको इसकी लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी नीचे। तो आप सभी लोग जो है सारी क्लासेस को जो है अटेंड कर लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला देश कौन सा राज्य है। ठीक है, देश का कौन सा राज्य है। तो पहला ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन रहेगा हरियाणा, थर्ड ऑप्शन रहेगा राजस्थान एंड डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा आंसर आपका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है, जिसको भी अपना आंसर पता है कमेंट करके आप लोग फटाफट से बताते चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपका जो मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन तो जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाली हुई थी। ठीक है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड देश। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति कौन सी थी 2020। ठीक है, 2020 को लागू करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला देश बना है वो प्रथम राज्य है उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, प्रथम राज्य कौन सा है, उत्तराखंड बन गया है। और उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया है, राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया का आरंभ किया है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो बाल वाटिका स्टार्ट की गई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई कहाँ से हुई, तो उत्तराखंड देश से लागू हुई है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य जो है वो कब अलग हुआ। अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। फटाफट से अपना जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, अब चलिए ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑपरेशन बिहार संबंधित है तो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन रहेगा कोविड-19 टीकाकरण से, सेकंड ऑप्शन रहेगा साक्षरता अभियान से, थर्ड ऑप्शन रहेगा धूम्रपान निषेध से एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। फटाफट से आप सभी लोग जो है अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए जिसको भी पता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित। ठीक है, बिहार का जो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बिहार पुलिस ने वर्ष 2020 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार को क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने आरंभ किया था। ओके, अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन प्रहार को तो आरंभ किया था, जिससे क्या होता है राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ये जो कार्रवाई की जा रही है फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पे जो है कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है भारत में सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जीडीपी की गणना करता है। तो जीडीपी की गणना कौन करता है, इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेकंड ऑप्शन रहेगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
थर्ड ऑप्शन रहेगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का गणना करता है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, जिसको पता है आप कमेंट करके बताइएगा। जिनको नहीं पता है देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो होगा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय परिदर्शा, ठीक है, राष्ट्रीय जो आपका प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बन गया है। ठीक है, NSO क्या हो गया है, बन गया है। और राष्ट्रीय परिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है। और इस विलय को सरकार ने 23 मई 2019 को मंजूरी दी थी। ठीक है, याद रखिएगा कब मंजूरी दी थी, तो 23 मई 2019 को जो है मंजूरी दी थी किसको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए आप सभी के सामने फोर्थ क्वेश्चन लेके आऊँगी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, जिनको भी पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइएगा जिनको पता होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है। IIP का पूर्ण रूप क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको भी पता है। IIP का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पे IIP का पूर्ण रूप बता दूँ तो इसमें देखिए दिया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सेकंड कह रहा है इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंडियन इंफॉर्मेशनल प्रोडक्शन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट होगा। आप लोग अपना जो है क्वेश्चन का जो है आंसर बताया करिए प्लीज़। कुछ तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी आप लोगों को आ रहा है कमेंट, कुछ तो कमेंट कीजिए। आप लोग तब ना समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। और देखिए यहाँ पे मैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही बताती हूँ जो क्वेश्चन आप लोग खुद से पूछे रहते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो ई वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि IIP जो है वो भारत का एक सूचकांक है जो कि एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। यह एक CSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका पूर्ण रूप औद्योगिक उत्पादक जो है सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ठीक है, IIP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए ऐसे ही हम बात करेंगे, आपके सामने एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन 5वें नंबर फ्रेंड्स देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। ठीक है, कुंवर सिंह जो हैं ये किस प्रकार के जमींदार थे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कुंवर सिंह जो हैं किस प्रकार के जमींदार थे। इसमें भी आपका 5 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है अवध, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जगदीशपुर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बिठूर, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अच्छा अपना आप लोग नाम कमेंट करके बताइए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ से अपना नाम बताइए। ठीक है, अपने स्टेट का नाम भी बताइए और अपना नाम भी बताइए कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें कुंवर सिंह जो हैं किस राज्य के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह जो फ्रेंड्स हैं वो जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। ठीक है, कौन से जगदीशपुर राज्य के, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। 6 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम का विलोमता का अर्थ है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है थैंक यू, आपने जगदीशपुर आंसर बताया, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है जो तापक्रम विलोमता का अर्थ है, पहला ऑप्शन कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, सी ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तापक्रम विलोमता का अर्थ है, तापक्रम जो है ये विलोमता का अर्थ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स तापक्रम की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर की बात हो रही है, इसके विलोमता। तो देखिए तापक्रम जो है इसके विलोमता का अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ठीक है,
जैसे ही बढ़ती ऊंचाई होगा उसी के साथ जो है आपका बढ़ता तापक्रम भी होगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी हाइट होगी, हाइट के साथ साथ आपका जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ओके, अब ऐसे ही देखिए फिर से आपके सामने आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस जो है फ्रेंड्स उसमें आपका जो है कवर हो जाता है, आपका साइंस हो गया, आपकी पॉलिटी होगी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपके उसी में कम हो जाता है कंपेयर, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा, सिविक्स का भी मिल जाएगा, पॉलिटी का भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। पहला ऑप्शन कह रहा है शीलभद्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विजयसेन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जीवक, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां क्वेश्चन है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें कौन सा आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको पता है आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो है वो जीवक था, ठीक है फ्रेंड्स। कौन था, जीवक था। और जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रघोत के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। अतः हम बात कर सकते हैं जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था, ठीक है। जीवन ने किसका उपचार किया था, भगवान बुद्ध का भी इन्होंने जो है उपचार किया था। अब ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी को पता है बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का ना। अभी हाल ही में आपका जो है पुलिस वाला एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन टीचिंग की भी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, तो आप लोग लगे रहिए तैयारी में, ठीक है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे हम 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में जो तुर्क सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है मलिक हुसैनुद्दीन, सेकंड ऑप्शन है इब्न बख्तियार खिलजी, सी ऑप्शन है इब्राहिम, डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए, इसमें कौन सा आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अपना आंसर फटाफट से आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला करेक्ट। इब्न बख्तियार खिलजी जो हैं ये बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जो बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था। और इसी दौरान इसने क्या किया था, इसी दौरान इसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशील बिहार को नष्ट कर दिया था, ठीक है। विक्रमशिला बिहार को क्या किया था, नष्ट कर दिया था। और इसी टाइम पे क्या होता, उसने जो है उसने बंगाल असम के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है। उसने क्या किया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। किनको पता है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। पहला ऑप्शन रहेगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रज किशोर प्रसाद, डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, अपना जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा, ठीक है। तो अपना आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए जिसको पता है, ठीक है। अपना जो है आंसर बताइए, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो प्रथम गवर्नर थे वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे, ठीक है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी हैं, जो कि बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं वो वर्ष 1920 से 21 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बनाए गए थे। और इस पद पर नियुक्ति होने वाले और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय थे। फिर क्या होता है, वर्ष 1902 में वर्ष 1915 में क्या होता है कि ये जो हैं ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो हैं 1915 में बम्बई में क्या हुए थे, ये अध्यक्ष भी बने थे। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
तो किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं फ्रेंड्स? देखिए ये आपका पॉलिटी क्वेश्चन है। पॉलिटी आप सभी को पता है कि पॉलिटी जो है मैंने 30 क्लास में पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और 30 क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका जो है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई भी आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपका कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ, ठीक है, इस टाइम पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजनीतिक मामलों से संबंधित समितियाँ। सेकंड ऑप्शन कह रहा है नियुक्ति समिति। थर्ड ऑप्शन कह रहा है संसदीय समिति। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 जो है फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल स्तर की जो निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 का डी फ्रेंड्स है, इसमें कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि यहाँ पे संसदीय समिति की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नहीं करता है, ठीक है। यानी कि जो संसदीय समिति की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। और संसदीय समिति से तात्पर्य होता है कि उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? नियुक्त की जाती है, या फिर क्या की जाएगी? निर्वाचित की जाती है, अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है, तथा जो अपनी प्रतिवेदना होती है, ठीक है, उनकी जो अपनी प्रतिवेदना सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि राजनीतिक मामलों से संबंधित समितियां और नियुक्तियां समिति की जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बृहस्पति। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शनि। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। सौरमंडल का प्रधान जो है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है आंसर रहेगा सूर्य सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जिसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है शिशुनाग। सेकंड ऑप्शन कह रहा है महापद्म नंद। एंड डी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहा है काला शेख। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कितने लोगों को पता है? अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, जिनको भी पता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो काला शेख, ठीक है, काला शोक के राज्यकाल में हुआ था। काला शोक के राज्यकाल में क्या हुआ था फ्रेंड्स? हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने आ गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आप सभी का जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, ठीक है। अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? इबादत खाना का निर्माण करवाया था। ये फ्रेंड्स कहाँ है इबादत खाना फ्रेंड्स? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है दिल्ली में है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है फतेहपुर सीकरी में है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सिकंदरा में है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा? अपना आंसर फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को जो भी पूछना रहता है आप लोग जो है लाइव क्लास जब आती है तो उस टाइम पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था तो कहाँ पे करवाया था? देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 13 क्वेश्चन का आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इबादत खाना का जो निर्माण है वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ठीक है। अब देखिए यह जो है अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रार्थना कक्ष अथवा मीटिंग रूम था। मूल रूप से हम यह कह सकते हैं कि यह जगह जो है वो सुन्नी मुसलमानों के
एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाई गई थी। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो है ये अन्य धर्म संप्रदाय और अनुयायियों के बीच छोटे मोटे मतभेद नियंत्रक से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है फ्रेंड्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो बताइए किसको पता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1875 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1870 ईस्वी में, सी ऑप्शन कह रहा है कि 1880 ईस्वी में, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके बताइए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। और डेट अगर आपको याद हो तो डेट भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 में आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट है, करेक्ट है। देखिए तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। और किसने करवाई थी, किसने की थी आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती ने की थी। और 19वीं शताब्दी के तीसरे चरण में भारत में जागृति के जो चतुर्दिक आंदोलन आरंभ हुए थे उसमें जो है आर्य समाज का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आर्य समाज के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या क्या है आर्य समाज के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्य समाज में क्या हुआ करता था कि सभी शक्तियों और ज्ञान का प्रारंभिक कारण जो था वो किसको माना जाता था, ईश्वर को माना जाता था। अब सेकंड अगर हम बात करें ईश्वर ही क्या है, तो ईश्वर ही सर्वसत्य है, सर्वव्याप्त है और पवित्र है। तो इस प्रकार से उस टाइम में जो है आर्य समाज के टाइम में ऐसी धारणाएं बनाई जाती थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्न में से कौन कांकोरी कांड से संबंधित है। ठीक है, कांकोरी कांड का जो नाम आप सभी ने सुना होगा। तो कांकोरी कांड जो है इसका जो है आप लोग बताइएगा इसका किससे संबंधित है, संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशफाक उल्लाह खान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राजेंद्र लाहिड़ी, सी ऑप्शन कह रहा है सूर्य सेन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा करेक्ट बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सूर्यसेन। यानी कि जो सूर्यसेनी है ये कांकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। ठीक है, और 9 अगस्त 1925 को घटा था कांकोरी कांड, जो कि एक ट्रेन लूट जाने वाली जो घटना थी ये सामने आई थी। और ये जो है फ्रेंड्स इसको हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लिहाड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। अब अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारी ने इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपके 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होते हैं और इसके आगे क्वेश्चन आंसर जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।